उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराह हूँ, गालिब की सहेली। मैं मीर की हमराह हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी नज़्म से की। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराह हूँ, गालिब की सहेली। इसकी शुरुआत हम लोगों ने इससे इसलिए की क्योंकि आज की क्लास हमारी किस बात की होने वाली है? उर्दू की होने वाली है। हम लोग आज उर्दू की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्ट भी करेंगे कहाँ से? गज़ल से। ठीक है, गज़ल से स्टार्ट करेंगे, गज़ल की तारीफ़ें करेंगे, उस पर एक मुख्तसर सा नोट लिखेंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आगामी जो आपका इम्तिहान है उसमें जिस तरह से आपका पैटर्न, नया पैटर्न जो बनाया गया है, उस लिहाज से जो मारूज़ी सवालात हैं, 20 मारूज़ी सवालात जो आएंगे, उसमें आपके लिटरेचर से, ठीक है, आपके लिटरेचर से जिस तरह के सवाल उसमें पूछे जाएंगे, उस लिहाज से हमें लिटरेचर की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सिन्फ से भी स्टार्ट करेंगे, सिन्फ को भी पढ़ेंगे, है ना। तो सिन्फ को भी पढ़ेंगे, सिन्फ के अलावा जो उसमें राइटर्स हैं उसको भी पढ़ेंगे। सिन्फ मतलब जैसे गज़ल है, नज़्म है, रुबाई है, अफसाना है, ये सब तो आप लोगों को पढ़ना है ना। अफसाने कौन कौन से वो भी हैं, फिर इसके अलावा अब जिन अफसानों को जिन राइटर्स ने लिखा है उनके नाम, उनके हयात ज़िंदगी, तो उन सब से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम लोग गज़ल की तारीफ़ करेंगे, एक मुख्तसर सा नोट लिखेंगे। इसके अलावा धीरे धीरे इस तरह से क्लास चलेगी। और मारूज़ी सवालात कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव्स, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो बिला ताख़ीर हम लोग शुरुआत करते हैं गज़ल की। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो मीरो गालिब गज़ल अहद बहद लिखा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं। ठीक है, उर्दू गज़ल किसे कहते हैं? देखो, ये जो गज़ल लफ्ज़ है ना, ये अरबी ज़बान से लिया गया, अरबी ज़बान है ना। गज़ल लफ्ज़ क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है ना, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। पहली बात तो है कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कौन? गज़ल। ठीक है, ठीक है। अब गज़ल के लुग़वी मानी भी हैं। गज़ल के लुग़वी मानी का मतलब कि लुग़त में जो इसके मानी है वो क्या है? यहाँ पे लिखा गज़ल के लुग़वी मानी। देखो, गज़ल के लुग़वी मानी में 2 मानी लिए जाते हैं, 2 मफ़हूम हैं इसके। ठीक है, पहला मफ़हूम क्या है इसका? पहला मफ़हूम, इसका जो पहला मफ़हूम है औरतों की बातें करना, औरतों की बातें करना
औरतों से बातें करना, से बातें करना, या औरतों की हुस्न व जमाल की बातें करना, या औरतों, हाँ वही, औरतों से या औरतों की हुस्न की, औरतों के हुस्न की बातें करना, औरतों के हुस्न की बातें करना। ठीक है, ये एक बात रही, पहला मफहूम ये रहा। दूसरा मफहूम इसका क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट मफहूम है ये। दूसरा मफहूम जनरली ये बताया नहीं जाता है बच्चों को। दूसरा मफहूम क्या है? दूसरा मफहूम लिखने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने हिरन के बारे में पढ़ा होगा। हिरन कौन सा जानवर होता है, कैसा जानवर होता है, ये सभी को पता है। वो कितना तेज दौड़ता है, फुर्तीला होता है। इसके अलावा उसकी आंखें कितनी ज़बरदस्त होती हैं, है ना, बहुत खूबसूरत आंखें होती हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो आप गौर कीजिए। ठीक है, अब देखिए, इस लिहाज से देखिए, खूबसूरती के लिहाज से देखिए, किसी भी चीज़ में खूबसूरती ढूंढने की कोशिश कीजिए, सलाहियत पैदा कीजिए, है ना। तो जब शिकारी हिरन के पीछे दौड़ता है, हिरन को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है, तो हिरन दौड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, सही है। तो जब वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है तो खौफ के मारे उसकी हलक से एक, खौफजदगी के मारे जिस तरह की एक आवाज़ होती, आह जो निकलती है ना, उस तरीके की आह निकलती है उसकी ज़बान से। समझ में आ रही बात? एक दर्द, एक तकलीफ़ वाली आवाज़, नहीफ सी आवाज़। उसी आवाज़ को गज़ल कहा गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे। तो दूसरा मफहूम इसका क्या है बेटा? दूसरा मफहूम है किसी हिरन को शिकारी कुत्ते घेर लेते हैं। शिकारी कुत्ते हो सकते हैं, मतलब शिकारी कुत्ते का यहाँ पे एग्जाम्पल है, लेकिन कोई भी हो सकता है कुत्ता, ठीक है। तो किसी हिरन को शिकारी कुत्ते घेर लेते हैं। किसी हिरन को शिकारी कुत्ते घेर लेते हैं। शिकारी कुत्ते घेर लेते हैं। किसी हिरन को शिकारी कुत्ते घेर लेते हैं तो उसके हलक से एक अजीब सी नहीफ आवाज निकलती है। तो उसके हलक से, तो उसके हलक से एक, तो उसके हलक से एक अजीब सी नहीफ, अजीब सी नहीफ आवाज निकलती है। नहीफ आवाज निकलती है, आवाज निकलती है, नहीफ आवाज निकलती है, ठीक है, निकलती है, जिसमें खौफ की कैफियत होती है, जिसमें खौफ की कैफियत होती है, जिसमें खौफ की कैफियत होती है। उसकी आवाज़ को गज़लुल कलब कहते हैं, है ना। उसी आवाज़ को, उसकी आवाज़ को गज़लुल ठीक लिख रहे हैं ना, हाँ, गज़लुल
गज़लुल कलब कहते हैं। ठीक है, गज़लुल कल्ब कहते हैं। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? ये दूसरा मफहूम है इसका। ठीक है, अब देखो एक बात और है कि अगर इसकी तारीफ थोड़ी सी दी जाए तो ये एक पाबंद नज़्म होती है। तारीफ में अगर लिखा जाए तो तारीफ अगर इसकी कर दोगे तो क्या करोगे इसकी तारीफ में कि गज़ल एक पाबंद नज़्म होती है, पाबंद नज़्म होती है। गज़ल एक पाबंद नज़्म होती है। ठीक है, पाबंद नज़्म होती है जिसमें, अब पाबंदी इसमें किसकी की जाती है? बहर की पाबंदी की जाती है, जिसमें बहर की पाबंदी की जाती है। पाबंदी की जाती है, जिसमें बहर की पाबंदी की जाती है और काफिया और रदीफ का, काफिया और रदीफ का इंतज़ाम होता है, रदीफ का इंतज़ाम होता है। अब देखो यहाँ पे बहर क्या होती है, ठीक है, रदीफ क्या होती है, काफिया क्या होता है, इनकी बात हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को भी मैं बताऊंगा। ठीक, मेरे साथ साथ आप लोग नोट भी कीजिए ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे। तो ये 3 बातें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई, है ना। ठीक है, बहर मीन्स एक तरह से मैं यहाँ पे बता दूं कि बहर का मतलब वज़न से एक तरह से कह सकते हैं कि वज़न। ठीक है, मतलब कि आप, जाहिर सी बात है कि कोई एक बहुत बड़ी सी चीज़ अगर आप कायम करते हैं या आप उसको लिखने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ मखसूस चीज़ें आप तो देंगे ना, उसका एक पैमाना रखेंगे, है ना, आप उसके देखने का, उसके सुनने का एक नज़रिया रखेंगे। ठीक है, तो उन सारी बातों को हम बहर कह सकते हैं। ठीक, लेकिन ऐसे एक्चुअल में क्या होती है बहर पूरी तरह से अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एक तरह से। इसके अलावा काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होती है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। समझ में आ रही बात? फिलहाल आप इतनी बातें समझिए, ठीक है, कि जिसमें ये गज़ल एक ऐसी पाबंद नज़्म होती है जिसमें बहर की पाबंदी की जाती है और काफिया और रदीफ का इंतज़ाम होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे गज़ल की थोड़ी सी बात करेंगे। चूंकि गज़ल क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये चल के आई भी कहाँ से है, ये अरब से चलकर आई है। ठीक है, इसका माखज़ क्या है, माखज़ का मतलब ये हो गया कि इसको कहाँ से निकाला गया है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है ना, इसका जन्म कहाँ से हुआ, ये पैदा कहाँ से हुई है। तो ये जो पैदा हुई है बेटा, ये कसीदे की तशबीब से पैदा हुई है ना। गज़ल की पैदाइश कहाँ से हुई है, गज़ल की पैदाइश कसीदे के तशबीब से हुई है। समझ में आई ना बात, कसीदे के तशबीब से हुई है। अब कसीदे के तशबीब क्या है, तशबीब क्या है, तशबीब एक जुज़ है। ठीक है, पहला जुज़ कसीदे का, कसीदा भी लिखने का एक तरीक़ा होगा ना, तो उस तरीक़े में जो तरीक़े आते हैं, मतलब कसीदा लिखने का जो तरीक़ा आता है ना, उन तरीक़ों में सबसे पहले क्या हम लोग रखेंगे और उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले तशबीब कहते हैं, तशबीब रखते हैं। ठीक है, तशबीब में
बहुत सारी बातें की जाती हैं, ख़ास तौर से उसमें हुस्न आशिकी की बातें की जाती हैं, ठीक है, जमालियात की बात की जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरह की उसमें बातें होती हैं। तो हुआ क्या था कि जब गज़ल नहीं, बेसिकली कसीदा मेनली अरब का वो एक अरब की वो सिन्फ है, ठीक है। तो जब कसीदा अरब से चली, जब कसीदा अरब से चला, ठीक है, अरब से चलकर जब कसीदा ईरान पहुंचा, ईरान में जो फारसी दान लोग थे, यानी कि फारसी के जो शोरा थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उस कसीदे में देखा कि एक तशबीब, जो उसकी शुरुआती की जो चीज़ें हैं, मतलब शुरुआत के जो शेर हैं, वो इतने अपने अंदर हुस्न जमाल रखते हैं। तो उन्होंने किया क्या कि उन लोगों ने उसको अलग ही निकाल कर एक सिन्फ सुखन बना दिया। समझ में आई बात कि नहीं? एक सिन्फ का दर्जा उन लोगों ने दे दिया और फिर उसका नाम क्या रख दिया उन लोगों ने? गज़ल रख दिया। तो बेसिकली गज़ल कसीदे की तशबीब से निकली हुई है, ठीक है। इसका माखज़ अगर पूछा जाए तो माखज़ क्या है? गज़ल का माखज़ क्या है? गज़ल का माखज़ है तशबीब। गज़ल का माखज़ है तशबीब, ठीक है। गज़ल का माखज़ है तशबीब। बात समझ में आ रही है? ठीक। आप पॉइंट वाइज अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, इसके बाद इसको थर्ड पॉइंट दे सकते हैं, इसे आप फोर्थ पॉइंट दे सकते हैं, इसे आप फिफ्थ पॉइंट दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? गज़ल का माखज़ क्या है? तशबीब है इसका माखज़, ठीक है। और तशबीब में अभी हमने बताया कि तशबीब में क्या होता है। यहां पे आप लिख सकते हैं क्योंकि, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि तशबीब में बिल उमूम महबूब का सरापा बयान किया जाता है। क्योंकि तशबीब में बिल उमूम महबूब का सरापा बयान किया जाता है। महबूब का सरापा बयान किया जाता है, ठीक है ना। महबूब का सरापा बयान किया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को भी? अब देखो एक बात और है कि जो गज़ल होती है, गज़ल के कई शेर होते हैं, लेकिन आप पता है गज़ल आप कब कहेंगे कितने शेर होने चाहिए एक गज़ल होने के लिए? मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना, मिटा रहा हूं, है ना। देखो कितने शेर होने चाहिए एक गज़ल होने के लिए, है ना। तो गज़ल होने के लिए कम से कम जो मिनिमम तादाद है इसकी, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? गज़ल होने के लिए कम से कम 5 शेर होने चाहिए, 5 अशार होने चाहिए। गज़ल होने के लिए शेर की तादाद कम से कम 5 होनी चाहिए, कम से कम 5 होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 17। लेकिन बाज़ के नज़दीक 25 भी है। बाज़ के नज़दीक 25 भी है। मतलब
गज़ल होने के लिए शेर की तादाद कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए तो हम गज़ल कहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिख सकते हैं हम लोग, कितनी तादाद होनी चाहिए? 17 होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, मतलब एक तरह से कुछ ऐसे भी अदीब कह सकते हो या उर्दू दां कह सकते हो, कुछ ऐसे उर्दू दां हैं जिनके नज़दीक 25 तादाद बताई गई है ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर मान लो कि कोई शायर है और वो शायर इसके आगे लिखना चाहता है, ठीक है, इसके आगे लिखना क्या चाहते हैं, बल्कि 25 से ज़्यादा उसकी तादाद और उसको शेर समझ में आ रहे हैं, तो जब वो आगे इसका लिखना चाहेगा ना, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो 25 होने के बाद जो शेर आएगा उसमें अपना मतला कहेगा, फिर से वो अपना मतला कहेगा, ठीक है, कोई ना कोई नया मतला एक तरह से, और उसके बाद फिर वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसी गजल को 2 गजला कहेंगे। आ रही बात समझ में? ऐसी गजल को क्या कहेंगे? 2 गजला कहेंगे, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होनी भी चाहिए कि हमने क्या बताया कि शेर की कम से कम तादाद 5 होनी चाहिए, ठीक है। और जो शेर है ना, जो गजल के जितने शेर होते हैं, सभी के सभी शेर अपने आप में एक मजमून रखते हैं, मुकम्मल मजमून रखते हैं, एक मुकम्मल दास्तान रखते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक मुकम्मल दास्तान रखते हैं, ठीक है। उनके बीच मानवी तौर से, है ना, रब्त होता है, लेकिन होता क्या, मानवी तौर से रब्त जो है ऐसे तो होता है, लेकिन आप कह सकते हैं तसलसल नहीं होता है, तसलसल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी बात शुरू की कि हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, खाऊँगा पीऊँगा, फला करूँगा, ढिमकाना करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, जीऊँगा, मर जाऊँगा, है ना, इस तरह की बातें नहीं गज़ल में नहीं होती हैं। गज़ल में एक शेर कहा गया, दूसरा फिर शेर आया, तो जो पहला शेर होगा, पहला शेर जो होगा, उस शेर में एक पूरी दास्तान अलग बयान की जाएगी, दूसरे शेर में उसकी पूरी दास्तान अलग बयान होगी, है ना। लेकिन दोनों शेर जो होंगे एक ऐसा रब्त रखेंगे, लफ्जी मानवी एक ऐसा रब्त उनके बीच होगा, उनका दरमियान होगा, लेकिन कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। समझ आ रही बात? ऐसा लगेगा कि सिलसिला चल रहा है, ठीक है। जैसे गालिब का एक शेर है, गालिब का एक शेर क्या, गालिब की गज़ल है, आप कह सकते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, है ना। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। और हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, आह को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ठीक है। और हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये दोनों शेर की बातें ऐसी लग रही है ना, सेम, ठीक है, लेकिन दोनों में एक अपनी एक अलग ही इकाई है, अलग ही बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह से आप अगर दास्तान की बात करें, एक इकाई पूरी होती है। इसमें कहा जाता है कि गज़ल एक पूरे मजमून, मतलब गज़ल का जो एक शेर होता है वो पूरे मजमून उसमें समा जाता है, एक पूरा का पूरा मजमून समा जाता है, एक पूरी दास्तान, एक पूरा वाक़या आ जाता है, बयान हो जाता है। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, है ना, गालिब का ही एक शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या मैं, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या मैं, कुछ न समझे खुदा करे कोई। समझ में बात आ रही? इब्ने मरियम हुआ करे कोई। इब्ने मरियम कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम के पास मोजज़ा था। क्या मोजज़ा था उनके पास? कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, कोढ़ को ठीक करते थे, है ना, अल्लाह के हुक्म से। तो इस तरह की बातें हो रही है यहाँ पे। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लंबा, मैं इसको अगर समझाने बैठा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं देख रहा हूँ, है ना। तो इसे आप
इसे आप छठा पॉइंट कर लें, ठीक है। इसके अलावा इसमें कई बातें हैं, वो हम लोगों को जानना ज़रूरी है। गज़ल का जो पहला शेर होता है, गज़ल का जो पहला शेर होता है, ठीक है, उसे हम लोग मतला कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, मतला कहलाता है, ठीक है। और गज़ल के जिस शेर में या गज़ल के आखिरी शेर में कह लो, गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, उस शेर, उसे मख्ता कहते हैं, है ना। बयान करता है वो शेर मख्ता कहलाता है, ठीक है, मख्ता कहलाता है। आगे बात समझ में, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है या इस्तेमाल करता है, ठीक। उस शेर को हम लोग क्या कहते हैं, मख्ता कहते हैं। तखल्लुस जिसमें शायर कोई ऐसा अपना नाम लेता है, ठीक है, ऐसा नाम लेता है कि जिससे कि ये पता चल जाए कि वो शेर या वो पूरी गज़ल उस शायर की है, वो अपने आप की पहचान कराने के लिए कि मैंने ये गज़ल कही है, ठीक है। तो वो एक नायाब सा नाम लेता है अपना उस शेर में, या अपना नाम रख लेता है। बात समझ में आ रही है। वो नाम भी ले सकता है जो उसके आबाओ अजदाद ने रखे हैं, और वो अपना नाम उसके अलावा अलग से भी क्या करता है, रख सकता है। समझ आई ना बात। जैसे असदुल्ला खान गालिब का पूरा नाम है असदुल्ला खान, ठीक है, और उसने शुरू में क्या किया था, गालिब अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया था, बाद में फिर नहीं, पहले असद इस्तेमाल किया था तखल्लुस, बाद में फिर उसने असद बदल कर गालिब रख लिया अपना। समझ में आई बात कि नहीं आई। इसी तरह से सारे मीर तकी मीर उसका पूरा नाम है, मीर उसने अपना तखल्लुस रखा ना। हसरत मोहानी, ठीक है, उन्होंने अपना तखल्लुस हसरत रखा, नाम कुछ और है, यार ध्यान नहीं आ रहा अभी। और सारे शायर इसी तरह से, ठीक है। तो इस पर मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा फ़िलहाल। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते वक्त हम लोग इसकी कुछ बात करेंगे, ठीक है। इसकी क्या बात होगी भाई, हाँ, इसकी बात होगी कि गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल, शाह बैत या हासिले गज़ल कहते हैं। समझ में आ रही बात। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को, ठीक है, बैतुल गज़ल, है ना, बैतुल गज़ल या शाह बैत, बैतुल गज़ल या शाह बैत, ठीक है, बैतुल गज़ल शाह बैत या हासिले गज़ल, बैतुल गज़ल शाह बैत या हासिले गज़ल कहते हैं, हासिले गज़ल कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे, शाह बैत, आप समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छा शेर अगर होगा, ठीक है। आमतौर पर गज़ल का मौजू हुस्नो इश्क ही हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें तकरीबन हर तरह का मौजू बयान। अब देखो, मौजू का क्या मतलब हो गया, मौजू का मतलब ये हो गया कि हमने किसी के बारे में बात करनी है, तो हमने क्या किया, हमने जो बात की, किसी के भी बारे में बात की, किसी भी चीज़ के बारे में बात की, तो उसके हुस्न और हमने सिर्फ इश्क की बात की गज़ल में,
ठीक है, कि मेरा महबूब है, वो फ़लाँ है, हम उसमें मुझसे मोहब्बत करता हूँ तो फ़लाँ है, तो ये है उसकी जो जुल्फ़ें हैं वो बहुत वो सावन की घटाओं की जैसी है और नागिन की जैसी है, लहराती है, तो ऐसा होता है, तो वैसा होता है ना। इस तरह की बहुत सारी बातें, सिर्फ़ और सिर्फ यही सारी बातें गज़ल में मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे ज़माना आगे बढ़ा, ज़माना आगे बढ़ा, मुआशरती, तहज़ीबी, है ना, सारी बातें चेंज होने लगी। ठीक है, मुआशी बातें भी चेंज होने लगी, यानी खाने पीने की चीज़ें बदलती गई, इसका वही रहने सहने की तहज़ीब बदलते गए। उसके बाद धीरे धीरे देखो आज का दौर आया है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, इस तरह की बातें बढ़ी, है ना, तब्दीलियाँ आती गईं। तो जब तब्दीलियाँ आई तो गज़ल भी अपने आप को तब्दील करना चाहती थी और तब्दीली गज़ल में भी आई। तो किस तरह की तब्दीली आई कि नए शायर उभर कर आए और उन शोरा की सोच ज़माने के एतबार से बदली और फिर उन्होंने उस ज़माने के एतबार से उसके गम, उसकी तकलीफ़, उसके दर्द, उसकी खुशी, मुसर्रत, इन सारी चीज़ों को गज़ल में ढालना शुरू किया। ये गज़ल का मौजू हो गया। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, मौजू के बारे में, कि आमतौर पर गज़ल का जो मौजू था, आमतौर पर गज़ल का मौजू हुस्न इश्क ही हुआ करता था। आमतौर पर गज़ल का मौजू हुस्न इश्क ही हुआ करता था, हुस्न इश्क ही हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ज़माने के एतबार से उसमें तकरीबन, ये लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन धीरे धीरे बदलते ज़माने के एतबार से इसमें तकरीबन हर तरह के मज़ामीन बयान होने लगे, हर तरह के मज़ामीन बयान होने लगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग गज़ल की बात करेंगे, गज़ल के तादाद की हम लोगों ने बात कर ली, गज़ल के शेर की तादाद की बात हम लोगों ने कर ली कि कम से कम कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, ये बात हम लोगों ने कर ली। मतला और मक्ता भी हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा देखो, अब मतला और मक्ता जब हम लोगों ने देखा तो एक गज़ल में एक से ज़्यादा भी मतला कहे जा सकते हैं, है ना, एक से ज़्यादा भी मतले हो सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, हमारी उर्दू की किताब में, अच्छा, ये तो बाद की बात है, अभी देखेंगे हम लोग कि हाँ, गज़ल में एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं। ठीक है, ये देखना, ये जो हमने लिखा है ना, इसका मतलब है दो नुक्ते। ये ऐसे दो नुक्ते ना लिखकर हमने इस दो नुक्तों की जगह ये लिखा है। ठीक है, तो दो नुक्ते हैं इसका मतलब, है ना, कुछ और ना समझना। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? आप ऑनलाइन वाले, है ना, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने अभी देखा, क्या देखा हम लोगों ने देखा कि गज़ल किसे कहते हैं, है ना, गज़ल किसे कहते हैं, ये देखा। गज़ल की तारीफ़ हम लोगों ने की, गज़ल का माखज़ हम लोगों ने देखा।
ठीक है। गज़ल का माखज़ देखा, उसके बाद हम लोगों ने गज़ल में शेर की तादाद देखी कि कम से कम गज़ल होने के लिए शेर की तादाद क्या होनी चाहिए, ये एक पाबंदी है ये भी। इसके अलावा पाबंदी बहरों की भी है, ठीक है। काफ़िया की भी पाबंदी हम लोग करते हैं गज़ल में काफ़िया की भी पाबंदी होती है और बहर की भी पाबंदी होती है, रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती है। रदीफ़ क्या होती है, काफ़िया क्या होता है, बहर क्या होती है, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को बड़ी वीडियो से छुटकारा भी मिल जाए और जो बातें हम लोगों को समझना है वो समझ में भी आ जाए। अब इसके बाद हम लोग ना थोड़ी सी बात और करेंगे इसके आगाज़ की। ज़्यादा इसके आगाज़ की तो बात नहीं करेंगे। आगाज़ का मतलब कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, है ना, इसकी शुरुआत कैसे हुई। 11 पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो टॉपिक है हमारा मुख्तसर लेकिन जामे होगा, है ना, मुख्तसर लेकिन जामे। ये बहुत लंबी नहीं है, समझ में आई बात। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत मुख्तसर सी बात मैं बताकर गज़ल की और ख़त्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में बहुत ज़्यादा गज़ल के बारे में पढ़ना भी नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा उनको बताओ तो उनको लगता है कि ये फालतू की बातें क्यों हो रही हैं, है ना, तो ये नहीं होंगी, ठीक है। देखो इसका आगाज़ जो हुआ है, गज़ल की सिर्फ पहले फ़ारसी में राइज हुई क्योंकि ईरानी शोरा ने तशबीब को कसीदे से अलग करके एक मुस्तकिल सिंफ ईजाद की, ठीक है। गज़ल की सिंफ पहले फ़ारसी में राइज हुई। ये 12वां पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, आगाज़ लिखकर, आगाज़, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि गज़ल की सिंफ पहले फ़ारसी में राइज हुई। गज़ल की सिंफ पहले फ़ारसी में राइज हुई। गज़ल की सिंफ पहले फ़ारसी में राइज हुई, ठीक है, क्योंकि ईरानी शोरा ने तशबीब को, क्योंकि ईरानी शोरा ने तशबीब को कसीदे से अलग करके, कसीदे से अलग करके मुस्तकिल एक मुस्तकिल सिंफ ईजाद की, एक मुस्तकिल सिंफ ईजाद की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर फारसी में गज़ल का आगाज़ 9वीं सदी ईस्वी में हुआ। 9वीं सदी ईस्वी में हुआ, है ना, 9वीं सदी में हुआ, ठीक है ना। इसका आगाज़ कब हुआ था? 9वीं सदी में इसका आगाज़ हुआ। कहाँ आगाज़ हुआ इसका? फारसी में। इस तरह से जब उन लोगों ने क्या किया, गज़ल को कसीदे की तशबीब से अलग करके एक सिंफ बना दी, ठीक है, तो उसके बाद फिर वहाँ से उनका गज़ल का आगाज़ हो गया। तो गज़ल का जब आगाज़ हुआ तो कब माना गया? ये 9वीं सदी ईस्वी, ठीक है, 9वीं सदी में, 9th सेंचुरी जिसको कहते हैं, है ना, 9th सेंचुरी में। उसके बाद 10वीं सदी के निस्फ अव्वल में, 10वीं सदी के निस्फ अव्वल में, यानी कि 10th सेंचुरी का जो निस्फ का क्या मतलब होता है? निस्फ यानी कि आधा से कम, है ना, इसी तरह का उसका मतलब होता है, ठीक है। तो निस्फ अव्वल, ठीक, आधे में, ठीक है ना, आधा, है ना। तो जो 10वीं सदी है यानी कि 10th सेंचुरी है, 10th सेंचुरी के जब आधा चला गया साल, वो जब सेंचुरी आधी हो गई, ठीक है, तो उस वक्त ठीक, उस वक्त रोदकी ने
इस सिन्फ को फरोग दिया और गज़ल का दीवान मुरत्तब किया। रुदकी एक फारसी शायर है, ठीक है, उसने क्या किया, गज़ल को फरोग दिया, आगे बढ़ाया, है ना, और दीवान मुरत्तब किया। दीवान मुरत्तब किया के कहने का क्या मतलब कि बहुत सारी गज़लें थी उसकी, बहुत सारी गज़लें थी, और उन बहुत सारी गज़लों को एक किताबी शक्ल दे दी, यानी कि किताब में उसने उसको दर्ज करा दिया, है ना, एक साथ इकट्ठा, एक साथ मतलब कि अलग अलग पेजेस में गज़ल को लिखकर और उसने किताबी शक्ल दे दी, ठीक है, तो वो दीवान हो गया। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में ऐसा लिख सकते हैं कि फारसी में गज़ल का आगाज 9वीं सदी ईस्वी, फारसी में गज़ल का आगाज 9वीं सदी नहीं 10वीं सदी, 10वीं फारसी में गज़ल का आगाज 9वीं सदी ईस्वी में हुआ। 9वीं सदी ईस्वी में हुआ, ठीक है। 10वीं सदी के निस्फ अव्वल में 10वीं सदी के निस्फ अव्वल में 10वीं सदी के निस्फ अव्वल में रुदकी ने इस सिन्फ को फरोग दिया। रुदकी ने इस सिन्फ को फरोग दिया, ठीक है, और गज़ल का दीवान मुरत्तब किया, और गज़ल का दीवान मुरत्तब किया, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि उर्दू गज़ल की इब्तदा अमीर खुसरो से हुई। अब भाई सिंपल सी बात है, ये तो फारसी की बात थी ना, हम लोग तो पढ़ रहे हैं उर्दू, तो उर्दू की जो गज़ल की शुरुआत की या हुई वो किससे हुई, वो हुई अमीर खुसरो से। इसीलिए मैंने सबसे शुरू में नज़्म पढ़ी, है ना, कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, ठीक है। तो यहाँ पे है कि उर्दू गज़ल की इब्तदा अमीर खुसरो से हुई। उर्दू गज़ल की इब्तदा अमीर खुसरो से हुई, लेकिन दक्कनी शायरों ने इस सिन्फ को परवान चढ़ाया, है ना, लेकिन दक्कनी शायरों ने, दक्कन के शायर, डेक्कन जिसको कहते हैं, दक्कनी शायरों ने इस सिन्फ को परवान चढ़ाया, इस सिन्फ को परवान चढ़ाया। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, ठीक है, उर्दू, एक और लिख लो, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, मतलब दीवान जिसने सबसे पहला, जिसका दीवान उर्दू में मिलता है। फारसी में तो रुदकी का मिलता है, उर्दू में सबसे पहला जो दीवान मिलता है, साहिब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, है ना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इस शायर को सबसे पहला दीवान, साहिब दीवान शायर करार दिया गया है, ठीक है, उर्दू का। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो एक बात और यहां पे समझ लो कि आप लोगों की उर्दू में जिन शायरों का जिक्र है, कुछ शायरों के नाम लिख लो भाई, है ना, कुछ शायरों के नाम,
है ना। हमारी किताब में कुछ शायरों के नाम दिए हुए हैं तो हम लोग लिख लेते हैं कुछ शायरों के नाम। हाली, इकबाल, हसरत, असगर, फ़ानी, है ना। हाली हैं, इकबाल हैं, असगर हैं, ठीक है। असगर है, इनको जदीद शायर भी कहा जाता है। असगर हैं, ठीक है। उसके अलावा यास हैं, आरजू हैं, फ़िराक़ हैं, फ़ानी हैं, यास हैं, ठीक है। इन सब का ये तखल्लुस है। तखल्लुस की पहचान इस तरह से होती है। यास हैं और आरजू हैं, फ़िराक़ हैं, फैज़ हैं। आरजू, फ़िराक़, फैज़, आनंद नारायण मुल्ला, ठीक है। इनका ये तखल्लुस है। बात समझ में आ गई? इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। गज़ल के मामले में जो बातें हम लोगों के सामने अहम थी और जितनी बातें हम लोगों को जानना थी, ठीक है, मोटा माटी तौर पे, वो सारी बातें हम लोगों ने गज़ल की यहाँ पे नोट कर ली हैं। 15 बातें हैं। कुछ अहम बातें जैसे बहर क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा रदीफ क्या होती है, वज़न क्या होता है और काफिया क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि सर शेर किसे कहते हैं, है ना, शेर क्या होते हैं, मिसरे किसे कहते हैं। समझ बात आ रही कि नहीं यार? ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, वीडियोस में, ठीक है। तो इतनी बातें सब लोगों ने लिख ली। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से चर्चा करेंगे और अपने क्वेश्चन आंसर पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, ओके।